अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो चीज जो है, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए और दूसरी जो बात है जेनेटिक मटेरियल, रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल देखो जो है हमारा डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को माना जाता था पहले, जो कि बाद में डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का स्टेबिलिटी, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन से गुण हो सकते हैं उसको देखेंगे। तो यहां पर जो है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। तो डीएनए का स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो डीएनए में चार चीजें जो होती हैं डीएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। एक तो डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए का शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में, तो शुगर भी क्या करते हैं, डीएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। उसके बाद डीएनए में पाए जाने वाला थायमीन, थायमीन नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए खुद डबल स्ट्रैंड होता है, तो डबल स्ट्रैंड होने के कारण डीएनए जल्दी टूट नहीं पाता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी उसकी बरकरार रहती है। और एक जो होता है नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग, ये चार पॉइंट हम लोग देखेंगे जो डीएनए को स्टेबिलिटी करते हैं। पहला क्या है इसका, शुगर। दूसरा है डबल स्टैंडर्ड खुद है। तीसरा है इसका थायमीन नाइट्रोजन बेस। और चौथा है हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग। तो पहला जो स्टेबिलिटी का कॉज है वो है शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर गिव केमिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी टू डीएनए, पहला बात। दूसरा बात, डीएनए का थायमीन, थायमीन जो होता है, थायमीन डीएनए को म्यूटेशन होने से रोक देता है। म्यूटेशन मतलब होता है डीएनए में चेंज होना, तो थायमीन के कारण डीएनए जल्दी चेंज ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसमें म्यूटेशन बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम म्यूटेशन होता है, जो कि डीएनए के स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग थायमीन, है ना, थायमीन डिक्रीज म्यूटेशन रेट सो इंक्रीज स्टेबिलिटी। म्यूटेशन कम करता है, डिक्रीज को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डिक्रीज म्यूटेशन को करता, कम कर देता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तीसरी बात, डीएनए का खुद का डबल स्ट्रैंड होना। डबल स्ट्रैंड सीढ़ी आप लोग घर में देखे होंगे, उसमें स्टेप्स लगा होता है, वो मजबूत होता है, लेकिन स्टेप्स को निकाल दोगे सीढ़ी क्या होगा, कमजोर हो जाता है। तो उसी तरह यहां पर जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड सो लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव बहुत कम होता है, सो लेस रिएक्टिव हैंस मोर स्टेबल, है ना। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, इसलिए रिएक्टिविटी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और चौथी बात जो है डीएनए की, वो है इसका हाइड्रोफोबिक स्टैक। याद होगा आपको बताए थे नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोफोबिक स्टैक पाया जाता है,
जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाइड्रोफोबिक स्टैक, हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी को इंटर नहीं करने देता, इसलिए स्टेबल ज्यादा होता है। हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग इंक्रीज डीएनए स्टेबिलिटी। हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग इंक्रीज डीएनए स्टेबिलिटी। अब वही बात हम लोग अगर आरएनए की करें तो आरएनए याद होगा आपको कि आरएनए में जो शुगर होता है वह होता है राइबोज शुगर। तो इसके सेकेंड कार्बन पे एक एक्स्ट्रा जो है ओ पाया जाता है, OH। ये OH के कारण जो है शुगर इसका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ज्यादा रिएक्टिव होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। पिछले क्लास में हमने बताया था ना, रिएक्शन जो चीज ज्यादा करता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग नोट के फॉर्म में, है ना। क्या लिखेंगे? आरएनए कंटेन राइबोज शुगर, in which OH group present on second carbon increase reactivity of RNA, so RNA stability decrease। तो आरएनए में क्या होता है? थायमीन नहीं होता है, तो आरएनए में म्यूटेशन रेट क्या होता है? ज्यादा होता है। म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है? चेंज हो जाता है जल्दी। जबकि डीएनए में म्यूटेशन बहुत कम होता है, तो डीएनए में म्यूटेशन कम होने से वो चेंज जल्दी नहीं होता है। यही कारण है कि जितने भी वायरस है जिनमें आरएनए होता है, जैसे एचआईवी, कोरोना, टोमेको मोजैक वायरस, लिखना नहीं है, बाद में लिखना। तो ये सभी वायरस में आरएनए होता है, और ये वायरस देखो कितना जल्दी चेंज होता है। कोरोना वायरस कितना जल्दी चेंज हो रहा है, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये चेंज होने का कारण क्या है? आरएनए। तो इसीलिए आरएनए वाला वायरस बड़ा डेंजरस होता है। एक दवा बनाओगे, पता चला दूसरा चेंज हो गया। एड्स का जो है दवा क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि एड्स का वायरस एक एक मिनट, एक एक सेकेंड में चेंज हो जाता है। आप एक दवा बनाओ रिसर्च करके, साल 2 साल में पता चला वो 1 सेकेंड में चेंज हो गया, उसको इफेक्ट ही नहीं करेगा दवा। तो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन रेट होता है। तो आरएनए में म्यूटेशन ज़्यादा होता है, डीएनए में म्यूटेशन कम होता है। तो इसीलिए हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अगर आरएनए होता ना, पता चलता हम कुछ और हैं, हमारे बच्चे कुछ और हो गए, चेंज हो रहा है ना उसका मटेरियल। तो इसीलिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए नहीं है। जेनेटिक मटेरियल तो समझ रहे हैं आप, जो गुणों को बच्चों में, माँ बाप से बच्चों में लेके जाए। तो ये 4 पॉइंट है डीएनए स्टेबिलिटी, और ये पूछा जाता है 12 के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, बीबीआई है। अब हम लोग चलते हैं जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन से गुण होने चाहिए, या और जेनेटिक मटेरियल कौन है। अच्छा, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कौन है जेनेटिक मटेरियल? तीनों में से आरएनए है, डीएनए है ना जी। क्या है? आरएनए तो चेंज हो रहा है, वो नहीं है। जो चेंज होता है वो स्टेबल नहीं होता है। जिसका दिमाग चंचल होता है वो एक चीज पे फोकस नहीं कर पाता है, वो कामयाब नहीं होता है। और जो आदमी एक चीज पे फोकस करके रखता है तो उस पे क्या होता है, बोलते हैं ना, दो दो नाव पे पैर रखने के बाद क्या होता है, आदमी डूब जाता है। एक नाव पे पैर रखना चाहिए, बाद में भले चेंज कर दो, लेकिन एक साथ
दो नाव पे नहीं रखना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दिलखुश बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो लड़ाई किसमें था, जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है, डीएनए है, या फिर प्रोटीन है। अभी तो हम लोग जानते हैं डीएनए। लिखना नहीं, आज नहीं लिखना है, आज नहीं लिखना है, कल लिखना है। आज इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए लिखने में सब दिमाग चल जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल जो है, लड़ाई था इन तीनों में, कौन है जेनेटिक मटेरियल। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग मानते थे प्रोटीन को, क्योंकि ज्यादा होता है शरीर में। मैक्सिमम लोग समझते थे प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन के बाद आया आरएनए पे दिमाग, डीएनए पे किसी का दिमाग नहीं गया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, इक्का कौन निकला, डीएनए निकल गया। तो पहले देखो प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होता है, उसके आधार पे आप आसानी से बता दोगे कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। 4 प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहला, जेनेटिक मटेरियल शुड बी रिप्लिकेशन। मतलब क्या होता है रिप्लिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिप्लिकेशन मतलब होता है डिवीजन, कह सकते हो आप, अपने आप को विभाजन करना। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी, शुड हैव रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी। शुड हैव रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी, समझो जरा। रिप्लिकेशन मतलब अपने आप को विभाजित कर लेना। क्या प्रोटीन अपने आप को विभाजित कर सकता है? नहीं, प्रोटीन विभाजन क्षमता नहीं है। डीएनए में है और आरएनए में है ना, डीएनए में है और प्रोटीन छट गया ना, प्रोटीन छट गया, बचा कौन, डीएनए आरएनए। तो डीएनए और आरएनए की बात करें तो डीएनए में जो है इसको मिलेंगे 4 टिक। कितने मिलेंगे? 4 टिक, और इसको 1 टिक। तो किसको ज्यादा है? डीएनए का ज्यादा है, भारी हो गया डीएनए। फिर दूसरा प्रॉपर्टी, जेनेटिक मटेरियल शुड बी should have low mutation rate। म्यूटेशन रेट क्या है? कम होना चाहिए। तब डीएनए और आरएनए में बाजी लगेगा तो कौन जीतेगा? किसमें कम होता है म्यूटेशन? अभी पढ़े ना जी, डीएनए में कम होता है, आरएनए में ज्यादा होता है। तो म्यूटेशन ज्यादा, 4 टिक, इसमें 1 टिक। यहां भी भारी कौन हो गया? डीएनए। प्रोटीन का तो मतलब ही नहीं, उसमें म्यूटेशन वगैरह कुछ होता ही नहीं है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। तो यहां पर कौन बाजी मारेगा, डीएनए या आरएनए? कौन स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल कौन है? जोर से नहीं बोलते भाई, तुम लोग लिखने में रहते हो। कौन है? डीएनए। जोर से बोलो। ठीक है, यहां भी डीएनए भारी पड़ गया, 4 वोट से 3 वोट से आगे है। चौथा,
जेनेटिक, आप जेनेटिक मटेरियल हो, रोहल बाबू, राहुल, आप जेनेटिक मटेरियल हैं, तो आपको क्या आना चाहिए? आपके पास गुण रखा हुआ है, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब डॉक्टर बन गए हो तो क्या है, डॉक्टर बन गए तो आपको दवा देने आना चाहिए, मरीज को देखने आना चाहिए। तो उसी तरह जेनेटिक मटेरियल जो है उसको खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। उस पर गुण लिखा हुआ है, गोड़ा गुण लिखा हुआ है, किसी कोई भी गुण लिखा हुआ है, तो वो गुण बच्चे में आना चाहिए ना, समझ रहे? तो यहां पर गुण कैसे आएगा? मेंडल के जैसा, मेंडल ने जैसे बताया था कि मेंडल का जो फैक्टर होता है, जीन होता है, वो एक्सप्रेस होता था। जैसे देखते थे कैपिटल टी ये टॉल में एक्सप्रेस हो जाता था, स्मॉल टी ये ड्वार्फ में एक्सप्रेस हो जाता था। उसी तरह जेनेटिक मटेरियल जो है मेंडेलियन फैक्टर के लाइक एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखने हैं जेनेटिक मटेरियल शुड बी express as Mendelian factor। मेंडेलियन फैक्टर, तो इसमें कौन जीतेगा? इसमें कौन जीतेगा जी? यहां आरएनए जीत जाता है, आरएनए में एक्सप्रेस ज्यादा करना होता है, ज्यादा करता है। तो यहां पर हम लोग डीएनए को 2 टिक देंगे, आरएनए को 3 टिक दे देंगे। आरएनए थोड़ा सा यहां भारी हो गया, लेकिन ओवरऑल क्या हो गया? डीएनए हो गया। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? इससे हम लोग लिखेंगे नोट। पहला, डीएनए इज स्टेबल एंड डीएनए इज स्टेबल, है ना? डीएनए जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट इज स्टेबल एंड इट ऑल्सो स्टोर प्रॉपर्टी, जेनेटिकल प्रॉपर्टी, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। जो स्टेबल रहेगा उसी में स्टोर रहेगा। डीएनए स्टेबल है इसीलिए इसके पास स्टोर है, अगर अनस्टेबल रहेगा तो स्टोर नहीं रहेगा। देखते हो बहुत सारा आदमी होता है, उसको कोई बात बोल दो, उसके पेट में बात नहीं पचता है, स्टोर ही नहीं कर पाएगा, वो किसी और को बक देगा, पूरा मतलब पूरा समाज में वो व्यक्त हो जाता है। तो वो अनस्टेबल है, क्या है? चंचल है, अनस्टेबल, माइंड उसका स्थिर नहीं है, तो वो बता देगा। तो डीएनए स्टेबल है तो उसके पास स्टोरेज भी क्या होगा? ज्यादा होगा, बात को दबा के रखें, समझ रहे हैं? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डीएनए इज स्टेबल सो इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज स्टेबल सो इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात, डीएनए कैन स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन बट नोट आरएनए। आरएनए यह काम नहीं कर सकता है क्योंकि अनस्टेबल है। तीसरी बात है ना, तीसरी बात, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए ही था, वही बाद में डीएनए में बदल गया था। तो पूछा जाता है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए। पृथ्वी पर सबसे पहला जो मटेरियल था आरएनए। आरएनए अनस्टेबल था तो प्रकृति ने उसे डीएनए में बदल दिया, और आज तक डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए बस कुछ वायरस में ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जीवों में नहीं करता है, जीवों में नहीं करता है। तो यहां पर लिखेंगे आरएनए इज फर्स्ट
जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। चौथी बात, आरएनए में म्यूटेशन रेट क्या होता है? हाई होता है। इसीलिए सम वायरस में जो है, जो आरएनए वाले वायरस हैं, उनमें भी म्यूटेशन रेट क्या होता है? हाई होता है। म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाना, म्यूटेशन मतलब चेंज हो जाना। इसलिए आरएनए वायरस जो क्या होते हैं, वो भी हाई म्यूटेशन में देखा जाता है ना। तो आरएनए वायरस जो भी होते हैं, उनमें म्यूटेशन रेट हाई होता है। समझ रहे बात को? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिसर्च, रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो हम लोग पढ़ लिए कि डीएनए फलना जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये रिसर्च से पता चला। तो हम लोग पहले पढ़ लिए कि डीएनए ही है, बाद में पढ़ेंगे रिसर्च। रिसर्च में आपको पता चलेगा कि भाई नहीं, डीएनए ही है, आरएनए नहीं है। भाई डीएनए आरएनए दोनों भाई है, दोनों सेल में प्रेजेंट है। तो आप कैसे पता करोगे डीएनए लेके गया गुण कि आरएनए लेके गया? तो एक्सपेरिमेंट किया गया, वो भी आदमी में नहीं किया गया, वो भी बैक्टीरिया से एक्सपेरिमेंट करके पता चला। हमारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर है, बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर। तो इसको लिख लो, जो लिख रहे थे 2 मिनट में लिख लो, फिर स्टार्ट करेंगे रिसर्च। क्या करेंगे? इसको एक बार पढ़ लो, 2 मिनट पढ़ लो इसको।
तो अब पढ़ते हैं हम लोग रिसर्च ऑफ जेनेटिक में। ये आएगा, मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें पहला पढ़ेंगे ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। इन्होंने दो चीजें ली, एक चूहा और एक बैक्टीरिया। चूहा और बैक्टीरिया। साइंटिस्ट कौन थे? ग्रिफिथ। कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिफिथ साहब ने दो चीजें ली। ग्रिफिथ ने दो चीजें ली। एक माइस लिया। माइस मतलब क्या होता है? चूहा। लेबोरेटरी का चूहा को माइस कहा जाता है, घर का चूहा को रैट कहते हैं। समझ रहे? चूहा। उसके बाद एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूनिया। न्यूमोनिया। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है, यह एक रोग उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं न्यूमोनिया। क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया। नाम सुने हो? फेफड़ा का रोग होता है, ज्यादातर बच्चों को होता है। बच्चों को होता है तो बहुत डेंजर होता है, बड़ा आदमी को बहुत कम होता है, ठंडा से होता है। तो निमोनिया अगर चूहा को हो जाए ना तो चूहा डेड कर जाता है, बचता नहीं है। इट कॉज न्यूमोनिया। देखो, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो है, इसका दो वैरायटी होता है। इसका जो टाइप है दो होता है। एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। एक को कहा जाता है रफ बैक्टीरिया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आर बैक्टीरिया। ठीक है। और दूसरा जो है वो होता है स्मूथ, मतलब उसको उसको पकड़ोगे ना वो फिसल जाएगा। स्मूथ बहुत चिकना होता है, स्मूथ बैक्टीरिया।
इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एस बैक्टीरिया। रफ बैक्टीरिया जो होता है यह रोग उत्पन्न नहीं करता है, यह रोग उत्पन्न नहीं करता है, ये बेचारा रफ बैक्टीरिया जो होता है नॉन वायरुलेंट होता है, मतलब हिंसक नहीं होता है, बट ये स्मूथ बैक्टीरिया वायरुलेंट होता है, आक्रामक होता है। नॉन वायरुलेंट होता है इसलिए न्यूमोनिया कॉज नहीं करता है, नो न्यूमोनिया। लेकिन ये क्या करता है, न्यूमोनिया कॉज करता है। तो ये अगर डालोगे चूहे में तो मरेगा नहीं, ये डालोगे तो मर जाएगा, क्योंकि इससे न्यूमोनिया होता है। तो इन्होंने क्या किया, इंजेक्शन में एक बार आर बैक्टीरिया को, राहुल बाबू, एक बार एस बैक्टीरिया को भरा और क्या किया, चूहे में डाल दिया। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। आर बैक्टीरिया को डाल दिया माइस में, तो बताओ चूहा जिंदा रहेगा या मर जाएगा? जिंदा रहेगा, तो एलाइव रहेगा। एस बैक्टीरिया को डाला चूहे में, तो क्या होगा, चूहा इज प्लॉट डेट कर जाएगा, चूहा उलट जाएगा। क्या होगा, उलट जाएगा, तो ये होगा डाई हो जाएगा। अब क्या किया उन्होंने, आर बैक्टीरिया को गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म करके मार दिया। हिट करोगे तो क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है ना 100 डिग्री पे। तो इस बार क्या किया उन्होंने, आर बैक्टीरिया को मार दिया, को चूहे में डाल दिया। ठीक है, तो बताओ चूहा क्या होगा, जिंदा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा। जिंदा मतलब जिंदा रह के कुछ नहीं उखाड़ पाया, मरने के बाद क्या कर ले गए, तो चूहा इज जिंदा। अब इन्होंने यही काम इसके साथ भी किया, एस बैक्टीरिया को भी मार दिया। बताओ चूहा जिएगा कि मरेगा? अमन बाबू, चूहा जिएगा कि मरेगा? मर जाएगा। राहुल, आप नींद में लग रहे हैं, है ना? आपका आंख आपको बता रहा है सोने के लिए बेकरार है, आपका आंख सोने के लिए बेकरार है, समझ रहे हैं? तो यहां पर एस बैक्टीरिया को क्या कर दिया आपने, मार दिया। मर गया तो इसका भूत थोड़े ना कुछ कर पाएगा, तो क्या होगा, चूहा क्या रहेगा, जिंदा। अब क्या किया इन्होंने, अब देखो एक और काम किया। हिट किल्ड एस बैक्टीरिया और लाइव आर बैक्टीरिया। आर बैक्टीरिया को मारा नहीं। तुम लोग लिखने में मत रहो भाई, तुम लोग बार बार बोल रहे हैं, लिखो नहीं। बताओ ये एस बैक्टीरिया क्या है, मरा हुआ, और उसके साथ क्या मिलाया है, जिंदा आर बैक्टीरिया। तो बताओ चूहा जिंदा कि मर जाएगा? जिंदा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये चूहा गया उलट। चूहा उलट गया, कैसे हो गया, क्या हो गया यहां पर? देखो जाहिर सी बात है, एस बैक्टीरिया जो है मरा हुआ है, आर बैक्टीरिया जिंदा है, तो जिंदा होके भी कहां निमोनिया कॉज नहीं कर रहा है। तो निमोनिया जब हो ही नहीं रहा, चूहा को तो मर कैसे गया, लेकिन बार बार रिजल्ट में मर जा रहा था। तो इसका मतलब है कि
एस बैक्टीरिया जो मरा है उसका आत्मा आर बैक्टीरिया में आ गया ना, अब वही उसको फिर मार दिया, उसको आत्मे का खेल है। ये हुआ भी यही, जब इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने अनुमान लगाया कि हीट की लेट्स बैक्टीरिया जो है इसका कुछ ना कुछ इसमें चला जा रहा है, समझ रहे हैं, इसका कुछ मटेरियल आर बैक्टीरिया में चल जा रहा है। जैसे भूत वाला देखे हो, भूत वाला सिनेमा सीरियल, भूत वाला सीरियल जो होता है तो हम वो बहुत डरा देता है ना। शुरू में पूरा भूत का कहानी होगा, उसके बाद ओझा फकीर को बुलाया जाएगा और ओझा जब झाड़ने लगता है तो भूत भाग जाता है, लास्ट में जो एंड होता है फिर मतलब देख पता चलता है कि फिर से भूत दिखाई दिया, बहुत डरावना होता है। तो एक पिक्चर, एक फ्री, क्या नाम है भाई, फाइल्स, फाइल्स एक है ना जी, फ्री फाइल्स, क्या नाम है, फियर फाइल्स, फियर फाइल्स क्या है, फियर फाइल्स है ना भूत वाला, उसमें देख रहे थे कि ओझा यहाँ बैठा हुआ है, मतलब जिसको भूत पकड़ा है वो वहां पे बैठा हुआ है, उसके बाद चारों बगल उसका परिजन बैठा हुआ है, तो झाड़ रहा है तो उसका भूत ओझा में आ जा रहा है, बोलो उस झाड़ रहा है उसी में आ रहा है, ठीक है, फिर मंत्र पढ़ा फिर इसका भूत उसमें चला जा रहा है, मतलब वो भूत सब में घूम जा रहा है। ज्यादा नाम नहीं लेना है, भूत का ज्यादा नाम नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, कंक्लूजन क्या आया इनका, कंक्लूजन, घर द्वार में इसका चर्चा करो तो इतना इतना कहानी खिस्सा आता है ना, बहुत डेंजरस होता है। क्या हो गया इसको, अच्छा कंक्लूजन क्या निकला इनका, है ना, इन्होंने बोला हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से कोई मटेरियल जो है आर बैक्टीरिया में चला गया, जिसके कारण आर बैक्टीरिया जो है एस बैक्टीरिया के जैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है बदल जाना। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ समथिंग मूव फ्रॉम heat killed S bacteria to R bacteria, R bacteria, so R bacteria transform, R bacteria transform into S bacteria, S बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जानते हो बाद में क्या निकला है रिजल्ट में, कि ये डीएनए था, ये मर गया लेकिन इसका डीएनए क्या हुआ, इसके जाके अटैच हो गया, इसके बॉडी में चला गया। अब इसका डीएनए वहां जाएगा, इसका आत्मा ही चल गया वहां, तो ये आर बैक्टीरिया क्या हो गया, एस बैक्टीरिया में बदल गया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है जीन का एक जीव से दूसरे जीव में जाना, ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना। लेकिन ग्रिफिथ साहब ने ये नहीं बता पाए कि ये क्या चीज है, इन्होंने नेचर नहीं बताया कि डीएनए है कि आरएनए है, प्रोटीन है, वो तो हमने अपने मन से लिख दिया कि बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो डीएनए हुआ। तो ये भी पूछा जाता है एक बात कि ही कैन नॉट प्रोवाइड केमिक बायोलॉजिकल, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल, ये जो मटेरियल गया उसका नेचर नहीं बता पाया। He cannot give nature of
नेचर ऑफ सबस्टांस नहीं दे पाए। लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट जो है बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। इसने प्रश्न चिन्ह लगा दिया लोगों में कि आखिर ये कैसे हो गया। सब लोग करने लगे तो सब लोग को यही रिजल्ट आने लगा। तो 3 साइंटिस्ट बाद में, जिनका नाम था एवेरी, मैक्लॉयड, मैककार्टी, ये तीनों साइंटिस्ट ने फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को किया और वहां पर उन्होंने बताया कि डीएनए ही मटेरियल है। क्या है? यहां पर डीएनए ही जा रहा है उसमें से उसमें। तो उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, अगले पेज में पढ़ते हैं। चलो, क्या नाम था इनका? एवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी। तो यहां नीचे लिख दे रहे हैं एवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। 3 साइंटिस्ट experiment of Griffith ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। अब देखो इन्होंने यूज किया क्या? दे यूज, इन्होंने 3 चीजें यूज की। RNAs, DN, सॉरी ऐसे नहीं लिखा है, RNAs, DNAs, प्रोटीएज। देखो क्या होता है ये आरएनए जो होता है वह आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। आरएनए जो है डाइजेस्ट, आरएनए आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है, मतलब खा जाता है, नष्ट कर देता है। डीएनए जो है यह डाइजेस्ट करता है डीएनए को। और प्रोटीएज, एंजाइम, ये तीनों एंजाइम है ना, एंजाइम है ये तीनों। एज आ गया ना, तो एज मतलब एंजाइम होता है। तो एंजाइम है और ये क्या करेगा? डाइजेस्ट प्रोटीन। देखो लोगों को शक जरूर था कि मटेरियल में इन तीनों में से कोई होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा। तो इन्होंने बारी बारी से क्या किया? एक बार आरएनएज का उपयोग किया, एक बार डीएनएज का उपयोग किया, और एक बार प्रोटीएज का इस्तेमाल किया। तब जाके इनको पता चला वही है। समझ रहे? तो अगर भूत मारने वाला दवा उसको दे दे तो भूत नहीं आएगा। तो इसका मतलब समझ जाएंगे वह भूत ही आ रहा था। समझ रहे बात को? तो इन्होंने देखो क्या किया। फर्स्ट में
फर्स्ट में देखो क्या किया, वही वाला एक्सपेरिमेंट किया, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, उसमें आर बैक्टीरिया को लिया, जो उन्होंने लास्ट में लिया था वही लिया, माइस लिया, और एंजाइम जो है यहाँ पे कौन सा लिया, एंजाइम लिया आरएनएज, क्या लिया, आरएनएज। तो ये आरएनएज जो डाला तो इसका भी आरएनए खत्म हो जाएगा, इसका भी आरएनए खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आरएनएज लिया तो देखा चूहा जो है वो मरा हुआ ही मिला, जो पहले मिला वो अभी भी हुआ, मतलब आरएनए नहीं आया था। आरएनए आता तो रिजल्ट चेंज होता ना, समझ रहे हो। मतलब ये इससे जो आ रहा है वही मर गया तो आर आर ही रह जाता, तो रिजल्ट चेंज होगा तभी तो पता चलेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ना, दूसरे एक्सपेरिमेंट में यही रखा, और इस बार इन्होंने क्या किया, प्रोटीएज डाल दिया। रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आया, इसका मतलब प्रोटीन भी लेके नहीं आ रहा है, भूत मतलब उसमें आ ही जा रहा है, भूत मर नहीं रहा है, ना तो ये ना तो ये दोनों आरएनए और प्रोटीन भूत नहीं था। लेकिन जब तीसरा काम किया इन्होंने तो रिजल्ट चेंज आ गया। अरे इसको लिखना नहीं है, ये किया, आर बैक्टीरिया लिया, माइस लिया, इस बार इन्होंने डीएनएज डाला। डीएनए जैसे डाला चूहा क्या मिला, जिंदा। कैसे मिला, इसका मतलब डीएनए ही आके उसको शक्तिमान बना रहा था। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो यहां से पता चल गया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, समझ रहे बात को। तो यहां से पता चल गया, तो यहां से पता चला हैंस इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट मटेरियल वाज डीएनए। प्रूव कर दिया, क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। लेकिन यहां से भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ये तो प्रूव हो गया, 80% लोग समझ गए कि डीएनए ही है। अब लास्ट जो एक्सपेरिमेंट किया हार्से एंड चेज ने, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद स्टॉप लग गया, नहीं डीएनए ही है। तो हार्से चेज ने भी बैक्टीरिया ही लिया, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया और बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज लिया, जो कि गंगा नदी में पाया जाता है, बताए थे आपको। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया मार देता है, जिसके कारण गंगा नदी कभी भी अशुद्ध नहीं होती, गंदा हो जाती है लेकिन अशुद्ध नहीं होती है। तो हार्से चेज एक्सपेरिमेंट लास्ट जो था, हार्से एंड चेज, बहुत बढ़िया लिख दिया एक बार में, हार्से चेज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या दिया था, बोथ गैव अनइक्विवोकल
unequivocal proof that DNA is genetic material. DNA is genetic material. अनइक्विवोकल मतलब क्या होता है? स्पष्ट, स्पष्ट प्रूफ दे दिया इन्होंने। इसके बाद तब से लेकर आज तक कोई सवाल नहीं था, क्योंकि इस पे इन्होंने क्या क्या लिया? एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, क्या क्या लिया है ना? एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल्स किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ई कोलाई लिया। बैक्टीरियोफेज जो है इस तरह का होता है, और इसमें जो है डीएनए होता है, और प्रोटीन का कवच जो होता है उसको बोलते हैं कैप्सिड, है ना? कैप्सिड, नोट कैप्सिड। कैप्सिड लिया जो कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कवच होता है। डीएनए जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लिया इन्होंने, दूसरा जो लिया इन्होंने लिया ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, और ये सिंपल होता है बेचारा इस तरह से, है ना? ई कोलाई इस तरह का होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। और तीसरा चीज जो लिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, P32, और सल्फर लिया S35, है ना? इसको एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने पाया, है ना? एक्चुअली में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है अपना डीएनए इसमें डाल देता है और इसको इन्फेक्ट कर देता है, इसको मार देता है। तो यहां पे इनको ये पता करना था कि डीएनए जाता है, क्योंकि वायरस में या तो प्रोटीन होता है या डीएनए, उसके अलावा कुछ नहीं होता वायरस। तो यहां पर इनको ये जानना था कि डीएनए जाता है मरता है इकोलाई, या कैप्सिड जाता है वो मरता है, ठीक है। तो इन्होंने इसीलिए ये लिया क्योंकि फास्फोरस जो होता है या डीएनए में होता है, और सल्फर जो होता है वह प्रोटीन में होता है। तो फास्फोरस दिया डीएनए को और सल्फर लिया प्रोटीन को। तो जैसे ही सल्फर दिया तो सल्फर इसमें नहीं पाया गया। एक बार जब सल्फर इसको वायरस को दिया तो सल्फर यहां नहीं पाया गया, लेकिन फास्फोरस में जब डीएनए को रखा गया तो यहां पर फास्फोरस मिला। फास्फोरस मिलने का मतलब क्या है? डीएनए गया। क्या गया? डीएनए गया। तो यहां से प्रूव हो गया कि डीएनए जाता है, प्रोटीन नहीं जाता है। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। समझ रहे बात को? तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। फास्फोरस डीएनए में होता है, पढ़े ना फॉस्फेट। और प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर होता है, ठीक है। तो एक बार इन्होंने क्या किया? सल्फर इसमें दिया, और एक बार क्या दिया? फास्फोरस। तो सल्फर जब दिया तो सल्फर इकोलाई में नहीं आया, तो इसका मतलब प्रोटीन नहीं गया। तो फास्फोरस जब दिया तो इकोलाई के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हो कि डीएनए में फास्फोरस चला जाएगा और प्रोटीन जो कैस्पिड है उसमें सल्फर चला जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट था, ये पूछा जाता है। अल्टीमेट एक्सपेरिमेंट जो था वो किसने दिया था? हार्से एंड चेज ने अप्रूव किया जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। समझ रहे हो? अब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? डीएनए कैसे डिवाइड होता है उस बात को पढ़ेंगे। ठीक है अमन बाबू? ठीक है, टाइम हो गया क्या?